हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। होली कैसा रहा आप लोगों का। मेरा होली तो बढ़िया ही था। आई होप आप लोगों का भी होली अच्छा रहा होगा। भांग वांग किसने चढ़ाया था, भांग किसने पिया था, आप में से कोई है जिन्होंने भांग पिया था होली में। मैंने आज तक नहीं पिया हुआ है, कभी भी नहीं पिया हुआ है। ना ही मैंने कभी स्मोकिंग किया हुआ है, ना ही कभी वाइन पिया हुआ है। कभी मैंने ये सब कंज्यूम नहीं किया हुआ है। होली में अक्सर लोग शराब पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं, लेकिन मैंने होली में भी ये काम नहीं किया हुआ है। तो आप में से कोई ऐसे है जिन्होंने भांग घोल करके पिया हो इस होली में, या कभी भी। कमेंट करके बताइएगा, देखता हूँ मैं कौन कौन है जिन्होंने भांग पिया हुआ है, स्पेशली होली में। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 19। इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है सेट 18 तक। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियोज आपको इस सेट के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो अपलोड किए जाएंगे, इसी में अपडेट किए जाएंगे और इसी में ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो प्रीवियस सेट्स हो चुके हैं उनके वीडियोज। PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का ये ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब -200 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, आपको बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। वैसे टेम्परेचर का जो SI मात्रक है वो केल्विन है, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं, केल्विन। न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन होता है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मिनिमम टेम्परेचर नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन को, इसी को हम लोग परम शून्य तापमान बोलते हैं। अब -200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ये रिलेशन है आपके पास, ये आप जानते होंगे। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन एक होता है, डायरेक्ट आपको विकल्प में दिया जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या करना है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए 9/5। सेल्सियस में हमारे पास है -200 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -40 -360 डिग्री प्लस 32 डिग्री, यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक काम करो, यहाँ पर देख लो डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया हुआ है, इसको काट दो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ना ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेल्सियस काट दो, डिग्री सेल्सियस काट दो। केवल -328 यहाँ पर विकल्प में होना चाहिए था, क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। वो हार्मोन जो जानवरों में नहीं पाया जाता है, यानी पूरे जंतु जगत में नहीं पाया जाता है। देखो, इंसुलिन तो है हम लोगों के बॉडी के अंदर, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का स्राव करती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये हमारे किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर जो एक एड्रिनल ग्लैंड है, इसके द्वारा स्रावित की जाती है। ऑक्सिन ये प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे क्या है, प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के कारण, जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कोशिका को एलोंगेट करवाता है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इसे विभाजित होना है, तो विभाजित होने से पहले क्या होता है कि इसके साइज में वृद्धि होता है। ये काम जो है ऑक्सिन करता है। यही काम करने के कारण जो है ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो प्लांट का पार्ट है ये ऐसे प्रकाश की दिशा में झुक गया है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं जो थी छोटी छोटी थी, अब कोशिकाएं देखो यहाँ पे लंबी हो चुकी है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। साइमेंस डैश की इकाई है। साइमेंस किसकी इकाई है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक आप जानते हो ओम होता है। R = ρL/A। यही जो R है इसका SI मात्रक ओम होता है, OHM, ओम, और इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, जिसे हम लोग रो से दिखाते हैं। ये जो रो है
इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हो ओम मीटर। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसी का उल्टा होता है कंडक्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस है इसी का उल्टा ये कंडक्टेंस होता है, जिसे हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसका क्या हो जाएगा, ऐसा मात्रक ठीक उल्टा हो जाएगा। इसका ओम था तो इसका ओम पे पावर -1 यानी कि ओम इनवर्स बोल दो। या फिर देखो ये OHM है ना, इसी को हम लोग महो बोलते हैं, MHO महो, और इसी का यूनिट है साइमन्स। यानी ऐसा मात्रक आप चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, किसका, विद्युत चालकता का। ये जो प्रतिरोधकता है या फिर ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा रेसिप्रोकल विशिष्ट चालकता होता है ना। इसे हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो SI मात्रक भी क्या होगा, जो इसका होगा ना रो का, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या था, ओम मीटर था ना, तो इसका देखो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। या फिर ओम का व्युत्क्रम महो था और यहाँ पर मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। जो महो है इसके स्थान पर साइमन है और मीटर इनवर्स के स्थान पर मीटर इनवर्स है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विद्युत चालकता, बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। ये परिभाषा है विभवांतर के लिए, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। अगर आप कहीं पर केवल V देखते हो, इसका मतलब भी डेल्टा V ही होता है। अगर कहीं पर आप V देखते हो तो उसका मतलब ही क्या होता है, डेल्टा V ही होता है। तो चाहे आप डेल्टा V लिखो या फिर V लिखो, है ना, चाहे आप ऐसे लिख दो। ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। W कार्य है, पट्टे में ये आवेश है और ये विभवांतर है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टे में आवेश, V इज इक्वल टू W/Q। जो विभवांतर है उसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। इटली के भौतिक विज्ञानी थे अलेसांद्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पर ये SI मात्रक रखा गया है। विभवांतर की माप जो है जिस यंत्र के द्वारा की जाती है उसे हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा उन दो बिंदुओं के पार्श्वों में संयोजित करते हैं या फिर समानांतर में संयोजित करते हैं, जिनके बीच विभवांतर, यहाँ पर लिखना विभिन्न धर्म नहीं, विभवांतर मापना होता है। ये सब आपको पता है। जैसे मान लो यहाँ पर A है पॉइंट, यहाँ पर B है, हमें इन दोनों के बीच क्या है, विभवांतर मापना है। तो इन दोनों बिंदु के बीच हम लोग क्या करेंगे, पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को लगाएंगे। इसका काम है इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा उसको मापना। उसके बाद ये एमीटर है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना। इसे हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बट्टे में कूलम। तो या तो आप SI मात्रक वोल्ट बोल दो या फिर इसी को हम लोग जूल पर कूलम बोलेंगे, जूल पर कूलम। वर्क कार्य का SI मात्रक जूल और आवेश का SI मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत के अंदर जो सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है, वो है आर्थ्रोपोडा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो समूह है वो है मोलस्का। जो नेमेटोडा है इसके जीव को हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। और याद करो मैंने आपसे कहा था कि ये एकलौता फाइलम है जिसके जीवों में स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडोसिलोम होता है यानी कि कोट सिलोम होता है। ये याद रखिएगा, यानी कि वास्तविक देह गुहा नहीं होती है। 3 तरह के जीव होते हैं। एक वो जिनके अंदर देह गुहा होती ही नहीं है, दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा होती है, तीसरे वो होते हैं जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, उसके देह गुहा को हम लोग कोट सिलोम बोलते हैं। तो एकलौता फाइलम है निमेटोडा जिसके जीवों में वास्तविक देह गुहा नहीं है, उसे हम लोग कोट सिलोम बोलते हैं। और पोडीफेरा के जो जीव होते हैं उसी को हम लोग स्पंज बोलते हैं, ये आपके सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब जानते हैं, ये अचल होते हैं, अचल
ये चलते नहीं हैं, किसी आधार से ये चिपके होते हैं। और ये सारे के सारे आपके होते हैं एक्वेटिक, जलीय होते हैं। जलीय में भी होते हैं आपके मरीन, मोस्टली ज़्यादातर मरीन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। द्विपार्श्व सममित पाई जाती है इनके अंदर। शरीर जो है खंडयुक्त होता है, सेगमेंटेड होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जुड़े हुए पैर, ज्वाइंटेड लेग्स। एग्जाम्पल्स हैं झिंगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकरे, तिलचट्टा, ये सारे। 1.6 कूलम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जूल में ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला देखा, W = W/Q। हमें यहाँ पर W चाहिए, V इंटू में Q हो जाएगा। V का मान दे रखा है 0.8 है, Q का मान है 1.6, तो ये 1.28 जूल हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। मात्रक का ध्यान में रखिएगा कि कौन से मात्रक में आपको आंसर निकालना है और कौन से मात्रक में आपको वैल्यू दिया गया है और कौन से मात्रक में हमें वैल्यू पुट करना है। ये तीन बातें जो है आपको ध्यान में रखने होते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न राशि है? 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती है। मूल राशियां होती हैं जो कि संख्या में 7 हैं, ये सारे इनके एसआई मात्रक होते हैं, ये सारे, और डिनोट करते हैं इन सब से। दूसरी राशि होती है पूरक राशियां, समतल कोण, ठोस कोण, ये इनके एसआई मात्रक हैं। और तीसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। जो व्युत्पन्न राशियां होती है ये इन्हीं मूल राशियों के मदद से उत्पन्न होती है। तो लंबाई जो है मूल राशि है, समय मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, जो घनत्व है इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। चाल का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो हमें मीटर पर सेकंड में यानी कि एसआई मात्रक में चाल चाहिए। गतिज ऊर्जा हमें दी गई है 64 किलो जूल है। हमें द्रव्यमान दिया गया है जो कि 500 किलोग्राम है और हमें चाहिए यहाँ पर V। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, 12 mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv²। अब यहाँ पर देखो आपको V चाहिए मीटर पर सेकंड में, एसआई मात्रक में चाहिए। वैल्यू देखो आपको द्रव्यमान तो एसआई मात्रक में दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है वो किलो जूल में दिया गया है, जबकि एसआई मात्रक जूल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गतिज ऊर्जा जो 6400 किलो जूल है इसको हम लोग 1000 से गुणा करके क्या करेंगे कि जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हाफ है, द्रव्यमान हमें एसआई मात्रक में ही है किलोग्राम में, और ये V²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी 15 ओम का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। आर का मान ज्ञात कीजिए। 2 प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है इस प्रकार से, ऐसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये हमने क्या करा, एक बैटरी से इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। ये मान लो कि 8 ओम है और ये हमें दिया गया है 20 ओम है। इन दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो R इक्विवेलेंट है, ये हमें दिया गया है कि 15 ओम है। जब 2 प्रतिरोधक, मान लो 2 प्रतिरोधक है R1 R2, इन दोनों को अगर हम समानांतर क्रम में लगाएं तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हमारे पास R1 के स्थान पर R ओम है और R2 के स्थान पर 20 है। हमें R का मान चाहिए और ये R इक्विवेलेंट हमें 15 ओम दिया गया है। तो इसी R इक्विवेलेंट के स्थान पर हम लिख सकते हैं ना R इंटू में 20 डिवाइडेड बाई R प्लस 20 इज इक्वल टू 15 ओम। यहाँ से हमारा हो जाएगा 20R इज इक्वल टू 15R प्लस ये हो जाएगा हमारा 300। यहाँ से हम इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5R इज इक्वल टू 300, R इज इक्वल टू 60 ओम। तो 60 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में लगाना हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल
R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ देना है। तो दो प्रतिरोधक जब समानांतर में हो ना तो R इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? पंखे में होता है, कंप्यूटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, टोस्टर में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर में नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो ब्रेड वगैरह को टोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो विद्युत मोटर होता है ये काम क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो है ये विद्युत मोटर करता है। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस पृथ्वी पर जो भी जीव है उन सारे के लिए है सूर्य। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि धारावाही चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है? विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होता है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया, सबसे पहले किसने देखा? तो ये थे ऑर्स्टेड। सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑर्स्टेड। हेनरी कैवेंडिश ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम जिसे बोलते हैं इसका मान कैलकुलेट किया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 है ये। इस मान को सबसे पहले कैलकुलेट किया हेनरी कैवेंडिश ने। एम्पियर इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम पर जो एसआई मात्रक है ना विद्युत धारा के लिए वो दिया गया है, और ओम विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है इन्हीं के नाम पर लिया गया है। देख लो जो ऑर्स्टेड है ये सीजीएस मात्रक है चुंबकीय तीव्रता का, जिसे हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब बात एक ही है। एसआई मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर और सीजीएस मात्रक है ऑर्स्टेड। तो ये जो टेबल है ना इसको आप एक बार देख लेना, एक नज़र डाल लो। ऐसे इस सीरीज के अंदर ये टेबल मैं आपको कई बार दिखाऊंगा, फिर भी आप एक बार यहाँ पर पढ़ दो। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, एसआई मात्रक क्या है और सीजीएस मात्रक क्या है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब आप जानते हो, ऐसे फूल जिनके पास क्या हो, नर जनन भाग भी हो और जिनके पास क्या हो, मादा जनन भाग भी हो। ऐसे फूल जो अपने आप में मेल भी है और फीमेल भी है, नर जनन भाग भी है और मादा जनन भाग भी है, उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, उभयलिंगी फूल बोलते हैं। तो सरसों हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। ये एक लिंगी फूल है, यानी इनमें क्या होगा, एक फूल के पास या तो नर जनन भाग होगा या फिर केवल मादा जनन भाग होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। एक्वा रेजिया जिसे हम लोग रॉयल जल भी बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं, डैश के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो HCl और HNO3, इसी का अगर हम 3:1 रेशियो में मिक्सचर ले लें तो इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। हिंदी में हम इसे अम्लराज बोलते हैं। रॉयल जल बोलते हैं। हमसे पूछा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपसे पूछता सवाल में पहले दे देता कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब ये रेशियो 1:3 होता। तो सवाल में देखना, ध्यान देना कि क्या पूछा है, पहले कौन दिया है। जिंक कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, इसे हीट किया गया तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना, और यहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। ये अपने आप में एक तापीय अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अभिकारक है, टूट करके दो उत्पाद बन रहा है। तापीय अपघटन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हीट किया जा रहा है, तापमान बढ़ा करके तोड़ा जा रहा है इसे। अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पर होगी नहीं, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिया तो यहाँ पर का कार्बन कहाँ गया,
जितने परमाणु है अभिकारक में वो सारे परमाणु इधर दिखने चाहिए। तो कार्बन यहाँ से गायब हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, यह आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है अभिकारक में, तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर उत्सर्जित होगी नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो गैस उत्सर्जित होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है आग बुझाने में किया जाता है। और ये जो जिंक ऑक्साइड है, आप जानते हो कि ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल कौन सा है, Al2O3। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है यानी इनमें से कौन सा वो जीव है जिनमें 3 जर्म लेयर नहीं है? जर्म लेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इनमें से कौन सा वो जीव है, कौन सा वो जानवर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? मीन्स या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, डिप्लोब्लास्टिक, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा या फिर उनमें जर्म लेयर होंगे ही नहीं। ऐसा कौन सा फाइलम है जिनमें जर्म लेयर होते ही नहीं है? मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, हम इन सब की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर, ये सारे जो है उत्तक है। इन्हीं से शरीर के विभिन्न अंग जो है निर्माण होते हैं। तो ये उत्तक है। तो कौन सा फाइलम है जिनमें उत्तक नहीं होता? वो है फाइलम पोडीफेरा। फाइलम पोडीफेरा, जिनके जीव को हम लोग स्पंज बोलते हैं। तो फाइलम पोडीफेरा जो है ना, इनमें हम लोग ये डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जनन स्तर नहीं होते हैं, जर्म लेयर्स नहीं होते हैं। क्योंकि जर्म लेयर जो है अपने आप में उत्तक है और पोडीफेरा में उत्तक नहीं होता, केवल कोशिकाएं होती है। जंतु जगत में संघ पोडीफेरा, देखो मैंने स्टार लगा दिया है इसीलिए क्योंकि इनमें कोई जर्म लेयर्स नहीं होते हैं। निडेरिया और टीनोफोरा, निडेरिया, टीनोफोरा, ये दोनों जो होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक 2 ही जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो होता है, मीजो होता है ट्रिप्लो वाले में। तो निडेरिया, टीनोफोरा और पोडीफेरा, इन सब को छोड़ दो तो जितने भी संघ है ना जंतु जगत में, सारे में जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सारे के सारे जो है त्रिकोणिक होते हैं, 3 जनन स्तर वाले होते हैं। जो आपके जेलीफिश होते हैं ये आपके होते हैं निडेरियन, हाइड्रा जेलीफिश है ना, हाइड्रा जेलीफिश ये आपके निडेरियन है। निडेरियंस जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? निम्नलिखित यानी कि नीचे, लेकिन यहाँ पर सामने है, कोई दिक्कत नहीं। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक फलन होता है। तत्वों का गुणधर्म, तत्वों का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक फलन होता है। ये बात जो है मेंडलीव साहब ने कहा था। मेंडलीव के टाइम 63 एलिमेंट्स थे नेचर में, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया था, हालांकि कई सारे वैज्ञानिकों का नाम है, लेकिन क्रेडिट जो हम लोग देते हैं मोजले को ही देते हैं। और एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो मोजले ही विकल्प में होगा, जिसमें कि 118 तत्व हैं। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें कहता है कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु संख्या के, है ना, परमाणु संख्या के आवधिक फलन होते हैं, एटॉमिक नंबर। मेंडलीव साहब ने एटॉमिक मास कहा था, इन्होंने एटॉमिक नंबर कहा। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु कर्म में अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन के अपरूप देखो, 2 तरह के अपरूप होते हैं। एक तो जो क्रिस्टलीय होते हैं, दूसरे जो अक्रिस्टलीय होते हैं जिसे हम लोग एमॉर्फस भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय में आपके ये डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सारे आपके क्रिस्टलीय हैं। कार्बन नैनो ट्यूब या फिर ग्राफीन, वो भी आपके क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलाइन है। जो एमॉर्फस है उनमें कोक है, चारकोल है, कार्बन ब्लैक है यानी कि काजल। तो जो कार्बन है ना, कोक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अपचायक रूप में मेटलर्जी में, धातु निष्कर्षण में। तो कोक हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक यौगिक में डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। तो एथेन जो है एल्केन है। एल्केन में तो केवल सिंगल बॉन्ड से ही होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल, ट्रिपल, सिंगल भी हो सकता है।
मेथेन ये भी अपने आप में एल्केन है, एल्केन का पहला मेंबर है, तो यहाँ भी नहीं होगा। ये एथीन है यानी कि एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन का पहला मेंबर है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है सामान्य नाम है इथाइन का, ये एल्काइन है। इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, या फिर इसका जो IUPAC नाम है वो है इथाइन। एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर, ये है एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर एथीन, और ये है इथाइन, इसी को हम लोग एसिटिलीन या एसिटाइलिन बोलते हैं। आंसर हमारा C हो जाएगा। अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड पूछता तो आंसर हमारा D होता। अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो जो अनुवांशिक सामग्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लक्षण है ना, कैरेक्टर्स, जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, तो ये जीन के जरिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर जीन हो जाएगा, ये हमारा आंसर। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो एक अभिकारक है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, तो यहाँ पर एक अभिकारक टूट गया 3 उत्पाद में। क्योंकि यहाँ पर हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें लेड नाइट्रेट ठोस को हम लोग जोरदार तरीके से गर्म करते हैं, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है जो कि कलरलेस है, माफ़ करिएगा कलरलेस नहीं, ये कलरलेस है, ये जो है पीले रंग का होता है। और यहीं पर देखो लाल भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो रंगहीन गंधहीन गैस है, ये लाल भूरे रंग की गैस है, यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा आंसर था पिछले विकल्प में। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारे को मैंने करवाया हुआ है 3 वीडियोज़ के अंदर। क्लास 10th के अंदर जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारे को मैंने 3 वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं, इन तीनों वीडियोज़ को देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। क्लास 10th आपका कवर हो जाएगा, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया हैं, सारे आपके कवर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में अगर रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो वो 10th तक ही पूछा जाता है, 10th से बाहर नहीं आता है। तो अगर आप उनको देख लेते हो ना, तो आप समझ लो कि केमिकल रिएक्शंस की चिंता जो है आपके लिए खत्म हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन 3 वीडियोज़ में कवर कराया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो केमिकल रिएक्शन नाम से जो है सर्च मारना यूट्यूब पर, चैनल का नाम जोड़ देना आगे स्टडी ट्यूब एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 3 वीडियोज़ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप उसको देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये काम बैटरी के द्वारा होता है ना। इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल का काम क्या होता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन यहाँ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो विद्युत सेल हमारा आंसर होगा। पंखा घूमता है जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो आपने मोटर के केस में देखा था ना, तो पंखा घूमता है क्योंकि मोटर होता है उसमें, तो इसका काम यही है। हेयर ड्रायर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बोल सकते हैं, कन्वर्ट करता है। हीटर का काम भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में। स्विच ऑन करते हैं, हीटर ऑन होता है, वहाँ से हमें हीट मिलती है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी को आप इमेजिन करो, पिक्चर याद करो, तो अधातु आपको कहाँ मिलते हैं? अधातु के लिए आप जाते हो बाईं तरफ, अधातु के लिए आप जाते हो बाईं तरफ, ये सारे आपके अधातु हैं। बाकी ये धातु S ब्लॉक पूरा का पूरा धातु, D ब्लॉक पूरा का पूरा धातु, F ब्लॉक पूरा का पूरा धातु, जो आपके P ब्लॉक है, इनमें आपको धातु, अधातु, उपधातु तीनों ही मिलते हैं। बाकी S में, D में, F में केवल और केवल धातु, केवल और केवल मेटल्स। P वाले में आपको धातु, अधातु, उपधातु सारे मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडे और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? ये सब मैंने आपको बताया हुआ है उसी 3 वीडियोज़ के अंदर, जो मैंने अभी आपसे कहा। केमिकल रिएक्शंस के लिए 3 वीडियोज़ मैंने आपको करवाया हुआ है।
उसी में ये भी आपका है। जो सवाल ये पूछा गया है ना, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो इसी तरह के सवाल आते हैं केमिकल रिएक्शन से, जो मैंने आपको इन 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करा दिया हुआ है। सारे चैप्टर्स को मिला करके ये 3 वीडियोज़ बने हैं जो मैंने आपको कवर कराया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के अंदर 2022 में, ग्रुप डी के अंदर 2022 में, रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2022 में इस 3 वीडियो से एक भी रिएक्शन बाहर नहीं गया है। और सिर्फ ग्रुप डी ही नहीं, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देख लें। देखिए पोटेशियम एंड सोडियम, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ सोडियम है। ये दोनों जो धातु है ना, ये आपके ठंडे जल, गर्म जल और भाप सारे के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर ली वो गर्म जल के साथ भी करती है और स्टीम के साथ। ग्रीन ग्रीन मैंने कर दिया ना, मतलब अभिक्रिया हो रही है। यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यानी कि सबके साथ अभिक्रिया ये दोनों करते हैं और बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। इतने तीव्र गति से करते हैं कि ठंडे पानी के संपर्क में आने पर भी इन दोनों में आग पकड़ लेता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है जो कि ज्वलनशील गैस है, और बहुत सारी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है। ये ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है जल उठती है, जिसके कारण क्या है कि इसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। पानी के कांटेक्ट में या भाप के कांटेक्ट में या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम इसे नहीं आने देते हैं। कैल्शियम की बात करें तो ये भी क्या है कि ठंडे जल, गर्म जल और भाप तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहाँ भी क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लेकिन ये ऊष्मा उतनी उत्सर्जित नहीं होती है कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले। लेकिन हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, और हाइड्रोजन के बबल्स बनने के कारण ये जो कैल्शियम धातु है ये तैरने लग जाती है जल में। मैग्नीशियम की बात करें तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ये नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ और भाप के साथ करेगा, और मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा, तैरेगा। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक की बात करें तो ना तो ठंडे जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया ये तीनों करते हैं, लेकिन भाप के साथ करते हैं। और ये सारे जो हैं, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, पानी से अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो ये टेबल मैंने आपको दिखाया हुआ है इसी 3 वीडियो के अंदर, वहाँ भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है बताया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठंडे और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती, तो एल्यूमिनियम हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? यह है हमारा एस्टर। एस्टरीकरण अभिक्रिया या फिर एस्टरीफिकेशन हम लोग बोलते हैं। एस्टर जो है बनता कैसे है? देखो, एथेनोइक अम्ल जो आपको यहाँ पर दिया गया है और एथेनॉल जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इनके अभिक्रिया से ही एस्टर बाउंड बनता है। यहाँ पर उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है, कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है। कैटालिस्ट के रूप में हम कोई अम्ल लेते हैं। तो एस्टर बनता कैसे है ये आपको ध्यान में रखना है। ये बनता है एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, या फिर ऐसे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और यह अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल जब अभिक्रिया करते हैं तो वाटर वहाँ से रिमूव होता है, जल वहाँ से निकलेगा और यहाँ पर बनेगा एस्टर। इसी एस्टर का जो गंध है ना, ये स्वीट एंड सॉफ्ट जो है इसकी स्मेल होती है, और इत्र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेट नंबर 19 है समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 20 में। थैंक यू सो मच।